हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के नो योर कंपनी की, और नो योर कंपनी में आज बातचीत करेंगे बजाज कंज्यूमर केयर की। इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे फ्राइडे को। फ्राइडे आपको याद होगा वो दिन था जब एफएमसीजी एज अ स्पेस में गजब का सेक्युलर मूव था। सारे एफएमसीजी स्टॉक्स बढ़िया मूव दिखा रहे थे। दो रीजंस हो सकते थे, एक तो सेक्टोरल चर्निंग के चलते एफएमसीजी फोकस में आया हो, और दूसरा बजाज कंज्यूमर के उस दिन दहाड़े जब नंबर्स आए तो शायद और जोश भर गया पूरे एफएमसीजी पैक में। तो उन्हीं बढ़िया नंबर्स पे बात करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब नवीन पांडे सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नवीन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। थोड़ी देर में आपके पास आऊंगा, बातचीत की शुरुआत करूंगा नंबर्स और आउटलुक पे। साथ में सौमिल मेहता से रिक्वेस्ट करी थी, मार्केट्स बढ़िया मूव्स कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आज, जबकि अनसर्टनिटी इस तरह की थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी बनी हुई है। चल क्या रहा है और आउटलुक कैसा है, इस पे आगे बातचीत, लेकिन पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बड़ा तेजी का मोमेंटम। निफ्टी करीब 170 पॉइंट उछलकर 24,550 के पास। बैंक निफ्टी करीब 700 पॉइंट के उछाल के साथ आज कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जोरदार तेजी। इंडिया विक्स 6% नीचे। ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने की उम्मीद बढ़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंचा। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से अल जजीरा की खबर। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। शानदार नतीजों के बाद दौड़ा पीएनबी हाउसिंग। इंट्राडे में शेयर में लगा 10% का अपर सर्किट। साथ ही ग्रो और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 से 7% का उछाल। वहीं ओबरॉय रियल्टी, वेदांता, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक सब मजबूत। रियल्टी शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी। 3 से 4% उछले प्रेस्टीज, फीनिक्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज। साथ ही डिफेंस और एनबीएफसीज में भी उछाल। 4 से 5% मजबूती के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल मणप्पुरम और एलआईसी हाउसिंग। आज के चार्ट जीपीटी सेक्टर और शेयर पड़े बिल्कुल सटीक। निफ्टी एमएनसी इंडेक्स करीब 1% चढ़ा। साथ ही मजबूत चार्ट्स के दम पर ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा हिताची एनर्जी। वहीं एलएलटी फाइनेंस और ग्रासिम में भी अच्छी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट, एसबीआई भी मजबूत। हाँ, प्रोड्यूसर साहब ने सब डिटेल्स दे ही दिए आपको। मार्केट्स बढ़िया मूव्स दिखा रहे हैं, और सुबह से ये खबर अल जजीरा के हवाले से तो अभी 1 घंटे पहले आई है कि ईरानियन डेलीगेशन, जिसको लेके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि वो बातचीत के लिए क्रॉस द टेबल बैठेंगे नहीं बैठेंगे, इस्लामाबाद पीस टॉक्स 2.0 कहते हैं उसको, उसमें आएंगे नहीं आएंगे, शिरकत करेंगे नहीं करेंगे। अभी अल जजीरा की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो टीम तो ऑलरेडी इस्लामाबाद पहुंच गई है, पर ये इससे पहले ही तेजी हो चुकी थी भारतीय बाजारों में। आज अनसर्टनिटी के बीच में फ्लैटिश सी हल्के हरे निशान पे शुरुआत हुई थी। हालांकि अनसर्टनिटी के बावजूद पूरा एशिया बढ़िया कर रहा था, लार्जली पूरा एशिया बढ़िया कर रहा था। हमने भी शुरुआत करी इन ग्रीन स्क्रीन्स पे, पूरी तेजी प्ले आउट हुई। हमारे लिए वो एग्रेसिव एवरेजेस का इंपॉर्टेंट जोन 24,400 से 500, या फिर कॉल राइटर्स की गिरफ्त वाला जोन, उसको हम पार करके 560 पे ट्रेड कर रहे हैं। और काफी देर से, कह लीजिए शुरुआती ट्रेड में तो अब बढ़िया उफान मचाया, उसके बाद पिछले 1-1.5 घंटे से हायर लेवल्स पे ही कंसोलिडेट होते हुए भारतीय बाजार आपको इस समय नजर आएंगे। खैर, मार्केट की डिटेलिंग करूंगा जब सौमिल जुड़ेंगे। अभी नवीन सर के पास चला जाए। नवीन सर, वेलकम ऑन द शो। नतीजे रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। Q4 में रेवेन्यूज में 32% का जंप, एबिटा में तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। आपकी नवीन सर रिलीज कहती है नियर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एमएलएज रिडक्शंस। ठीक है, ये ग्रोथ जो, ये सेल्स के नंबर्स जो आपने रिपोर्ट करे 32%,
इसका दरअसल एक्चुअल ब्रेकअप क्या है? क्या रियलाइजेशन से भी कुछ थ्रस्ट मिला? आई एम श्योर मिला ही, या रियलाइजेशन में थ्रस्ट हुआ है तो वो पोर्टफोलियो में हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, प्लस वॉल्यूम्स के बीच में डिवीजन रहा कैसा सर? पहले तो आशीष जी धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जो आपका सवाल है कि हमारे ग्रोथ का कंटूर कैसा रहा और ये रेवेन्यू का क्या ब्रेकअप है, तो आप ये समझें कि जो हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है आलमंड ड्रॉप, उसने ग्रोथ लीड की है। और अगर मैं उसका कंटूर बताने का कोशिश करूं तो आप ये रफली समझें कि उसमें करीब करीब डबल डिजिट यानी 10% वॉल्यूम ड्रिवन है, यानी ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ बोतलें ज्यादा बिकी हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ आया है। इसके अलावा इसमें करीब करीब आप माने तो करीब 10% प्लस की प्राइसिंग है, डबल डिजिट प्राइसिंग है। और इसके बाद इसमें दो और लीवर्स हैं, एक मिक्स इंप्रूवमेंट, जो ज्यादा प्रॉफिटेबल पैक्स हैं उनकी ग्रोथ और कम प्रॉफिटेबल पैक्स की ग्रोथ में काफी डेल्टा है। और तीसरा है, हमने कई रेवेन्यू मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स ड्राइव किए हैं पिछले 6 महीने में टू अनलॉक द प्रोडक्टिविटी। रेवेन्यू मैनेजमेंट इनिशिएटिव का सरल तरीके से मैं बोलूं तो अंतर ये हुआ कि ग्राहक का प्राइसिंग बढ़ाए बिना हम अपना रियलाइजेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एमआरपी और नेट रेवेन्यू के बीच में जो कॉस्ट होती हैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज करके कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, उस पे भी हमने मेजर्स लिए हैं, जो कि काफी किया है। फिर कंपनी लेवल पे अगर हम बात करें तो रफली करीब 5% 32% का इनऑर्गेनिक से आ रहा है और 27% करीब करीब ऑर्गेनिक से। तो ये एक ब्रॉड हमें मिक्स लेके चलना है दिमाग में कि कैसे ये ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन। परफेक्ट है। वॉल्यूम्स ने ड्राइव किया, प्राइसिंग से मदद मिली, मिक्स इंप्रूवमेंट था, और ये रेवेन्यू मैनेजमेंट मतलब नवीन सर, मतलब 100 रुपए की बोतल में पहले एक्स अमाउंट आता था, अभी एक्स से थोड़ा कम अमाउंट है क्या? जी, रेवेन्यू मैनेजमेंट का मतलब वो नहीं हुआ। रेवेन्यू मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे जब ग्राहक 100 रुपए देता है तो उसके बीच में ट्रेड मार्जिन होते हैं, उसके बीच में सर्टन सेलिंग कॉस्ट होती हैं जो कि हटाई जाती हैं कंपनी का नेट रेवेन्यू रियलाइजेशन निकालने से पहले। तो ग्राहक ने 100 रुपए दिया, वो एक सच्चाई है, और कंपनी को मान लीजिए अगर 70 या 72 रुपए मिला तो वो भी एक सच्चाई है। अगर ग्राहक का मैं 100 चेंज किए बिना अगर उस 72 को 74 कर दूं तो मुझे 3% की एक्स्ट्रा ग्रोथ भी मिलती है और मेरे को वो 2 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलता है। तो ऐसे ऐसे कहूं कि नवीन सर, तो ऐसा कहूं कि नवीन सर कि ये ट्रेड चैनल की इनएफिशिएंसी, ये क्या प्रोजेक्ट आरोहण का ही हिस्सा है क्या? प्रोजेक्ट आरोहण तो था बेसिकली कि आप लोग अपना पेनिट्रेशन को डीपर करोगे, उसमें इनएफिशिएंसीज को भी वीड आउट कर लोगे, ये भी है क्या? जी बिल्कुल आशीष, उसके पार्ट में भी और कुछ अदरवाइज में भी हम ये काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। बट यस, ये एक तरीके से आप इनएफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, ओवर स्पेंडिंग भी बोल सकते हैं। इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ग्राहक को बिना कष्ट दिए आप अपना कैसे प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, इस तरह के एक्सरसाइजेस को हम लोग रेवेन्यू मैनेजमेंट में कवर करते हैं और इस पे कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। ठीक है। ये जब एफएमसीजी को लेके कंसर्न्स थे तब इस तरह के नंबर्स आए, तो थोड़े से मैं समझना चाहूंगा इंडस्ट्री है कैसी, क्योंकि आपकी 20% ग्रोथ आपकी रिलीज कहती है एलयूपी से, यानी कि मेरे हिसाब से लो यूनिट पैक से आई, सैशेज वगैरह से ग्रोथ ड्राइव हो रही है। ये सैशेज से ग्रोथ ड्राइव हो रही है, ये क्या हमारा वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है? और सैशेज में क्या ऐसा होता है कि प्रीमियम ही माल बिक रहा होता है या डाउन ट्रेडिंग शुरू हो जाती है? ये एक ब्रॉड बेस्ड नेचर ग्रोथ दिखाने का जो रिलीज में हमने सारे नंबर्स दिए हैं, ये एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ को दर्शाने का क्या कहते हैं प्रयास है। और जैसा आप देखें कि हमारा ब्रांड जो है एक बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड है। आज करीब 45 लाख दुकानों में हमारा माल मिलता है। इसमें डीप रूरल दुकानें भी हैं, इसमें बिल्कुल सी डी कैटेगरी की दुकानें भी हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और सैशे का अगर आप बात करें तो हमारा 1 रुपए का प्रोडक्ट है सैशे, और वो बिल्कुल एक आम इंसान को, आम भारतीय नागरिक को सर्व करता है वो प्रोडक्ट। नहीं सर, बेसिकली ये दिखाने की कोशिश थी कि बोतलें तो बिकी रही हैं, साथ साथ सैशे वगैरह में भी पकड़ मजबूत हो रही है, ये वो दिखाने के लिए था। ओके जी जी, मुझे लगा उस बात को हाईलाइट करा तो उस पर तवज्जो ज्यादा है और सैशे से ही धंधा आ रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा,
आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल वाला अलग, फिर वो नॉन एडीएचओ, आपका ग्रोथ पोर्टफोलियो एनुअल सेल्स का 225 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप लोगों ने उस रिलीज में कहा है कि अगले 3 साल में 500 करोड़ रुपए जाने की हम तैयारी एटलीस्ट एम कर रहे हैं। 500 करोड़ मतलब 30% का सीएजीआर अगले 3 साल के लिए हम मैप करके रख रहे हैं। ये क्या वो बंजारा का एक्विजिशन है जिसके चलते ये हो रहा है, या मैं एज्यूम करूं इस 3 साल में इस तरह की ग्रोथ एम्बिशन के बीच में आप लोगों ने कुछ इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स को भी जोड़ रखा है? आशीष जी, ये इनऑर्गेनिक पे हम नहीं जोड़ रहे हैं अभी। ये हमारा प्रयास रहेगा कि ये हम 500 करोड़ उस पोर्टफोलियो से करें जो आज हमारे पास है, या हम इंटरनल जो हमारी एक इनोवेशन पाइपलाइन में कुछ नए प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, वो जैसे प्रोडक्ट धीरे धीरे करके मार्केट में आएंगे, उनसे जो रेवेन्यू ऐड होगी वो होगा। कोई भी एडिशनल एक्विजिशन इस 500 करोड़ में अभी हमने कंसिडर नहीं किया। तो ऑर्गेनिकली हम इस तरह की ग्रोथ हो सकता है इस ग्रोथ पोर्टफोलियो में डील। ये आलमंड ड्रॉप का पोर्टफोलियो वीजा वी अदर्स हमारा मिक्स है कहां पे नवीन सर इस समय? जी, तो अगर आप देखेंगे तो इस साल हमारा 1150 करोड़ के रेवेन्यू में 225 करोड़ का रेवेन्यू यानी करीब 20% आया है ग्रोथ पोर्टफोलियो से, और बचा हुआ जो है वो आलमंड ड्रॉप पोर्टफोलियो है। तो अगर आप देखें 80-20 का एक रेशियो है, और इस रेशियो को इंप्रूव करेंगे, बट ना केवल रेशियो को इंप्रूव करेंगे आशीष जी, एक एब्सोल्यूट साइज भी बहुत मायने रखता है। तो आज 225 करोड़ एक बहुत साइजेबल स्केल है रेवेन्यू का। हमारे इंडस्ट्री में छोटे स्टार्टअप्स होते हैं स्केल के, तो आज ये जो पोर्टफोलियो है एक अच्छे स्केल पे आ गया है, और इससे हमको कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो हमारा आगे का पाथ है एक 500 करोड़ पे जाने का, वो एक उसका प्रोबेबिलिटी उसके सक्सेस का काफी बढ़ जाता है अगर ये एक बड़ा बेस होता है। अच्छा नवीन सर, मार्जिन एक्सपेंशन तगड़ा था, कहां से हेल्प हुई? वो तो आपने जब रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन समझाया तो काफी हद तक समझ में आ गया कि मार्जिन में क्या क्या पर्कुलेट हो रहा होगा। दूसरा, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग था तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रिड्यूस हो रहे थे, वो सब ट्रिगर कर गया EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन में। पर वो वॉर रिलेटेड कंसर्न्स तो चले चले जा रहे हैं, अप्रैल के महीने में भी लिंगर ऑन कर गए। अब वो शायद उसका असर इनपुट कॉस्ट में अक्रॉस इंडस्ट्रीज देखने को मिल रहा है। मार्च तो चलो इन्वेंट्री वगैरह से बच गए थे सब लोग, लेकिन अप्रैल में तो पेन शुरू हुआ है देखने को। आप लोग के केस में इनपुट कॉस्ट ऑफ लेट नॉर्थवर्ड शुरू हुई क्या मूव करना? अगर हुआ तो इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स अब किस हद तक पड़ रहे हैं? क्या उसको पास ऑन करने की जरूरत पड़ने वाली है क्या? आशीष जी, जैसा कि अगर हम देखेंगे तो रॉ मटेरियल में इन्फ्लेशन बहुत एक साइजेबल इन्फ्लेशन है। अगर की रॉ मटेरियल्स में बात करें, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं हमारे, मस्टर्ड ऑयल खरीदते हैं हम, आलमंड ऑयल खरीदते हैं हम, हमारा लिक्विड पैराफिन है, पेट है, प्लास्टिक बॉटल्स के लिए, लेबल्स के लिए, तो करीब करीब सभी पोर्टफोलियो में इन्फ्लेशन एक काफी तगड़े लेट पे है। हमें फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे पास न केवल लास्ट क्वार्टर में पूरी इन्वेंट्री कवर थी, बट इस क्वार्टर में भी करीब करीब हमारा एक बहुत अच्छा अमाउंट इन्वेंट्री कवर है, एंड हेंस हम अपने मार्जिन्स को इस क्वार्टर में काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, ये एक जो करंट स्थिति है, ये शायद वापस जो हमारा Q3 एंड पे या Q4 बिगिनिंग में जो हमारे प्राइसेस थे रॉ मटेरियल के, शायद उस प्राइस पे वापस जाने में बहुत समय लग जाए, और इसकी वजह से हमें लगता है कि हमें प्राइसिंग लेनी पड़ेगी, और हम एक थोड़ी सी कैलिब्रेटेड प्राइसिंग Q1 में लेंगे। इसके साथ में हम थोड़े अपने कॉस्ट को भी कंट्रोल करेंगे, और देखेंगे कि हम कैसे वो प्राइस इंक्रीज प्लस कॉस्ट कंट्रोल के कॉम्बिनेशन से अपने मार्जिन्स को जिस एक्सटेंट तक बेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करें। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब से वॉर शुरू हुआ है अपनी जेब भी भारी पड़ गया, सब कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तंग हो गई है जेब। आपकी रिलीज रूरल के लिए कह तो रही है, वो मोमेंटम बढ़िया सस्टेन हुआ, लेकिन रूरल के साथ भी चैलेंजेस आएंगे क्योंकि इस बार मॉनसून बिलो नॉर्मल से लेके डेफिशिएंट की बात शुरू हो गई है। तो ये पास ऑन करेंगे तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, धंधे पे असर शुरू हो जाएगा? आशीष जी, देखिए, एक ओवरऑल इन्फ्लेशन के एनवायरनमेंट का काफी फर्क पड़ता है, और कंज्यूमर का अगर हम देखें तो स्पेंडिंग पे ओवरऑल पूरा कंजम्पशन बास्केट पे क्या फर्क पड़ता है, उससे उससे एक बड़ा अंतर पड़ेगा।
एज ऑफ नाउ जो लग रहा है उससे लग रहा है कि हाँ, एक इन्फ्लेशन का वेव आ सकता है और ये एक्चुअली देखना पड़ेगा कि किस एक्सटेंट तक ट्रू होता है। फूड इन्फ्लेशन का क्या होता है, फ्यूल इन्फ्लेशन का क्या होता है और वो सारे फैक्टर्स उतने ही बड़े फैक्टर हैं जितना एफएमसीजी होगा या शायद उससे भी बड़े फैक्टर्स हैं और उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट डिमांड पे आएगा। क्योंकि अगर कंज्यूमर के पास पैसे ही नहीं होंगे खर्च करने के लिए तो ऑब्वियसली सारी चीजों में थोड़ी टाइटनेस आएगी। किसी एक ब्रांड या एक उस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर टाइटनेस आएगी तो पूरी इंडस्ट्री के लिए आएगी। नवीन सर से लास्ट क्वार्टर, नवीन सर ज्वाइन करे थे, मुझे रिसर्च टीम ने बताया था कि जून 24 तारीख को 2025 में। उसके बाद 3 क्वार्टर नंबर्स आए, तीनों में ग्रोथ, तीनों में एबिटा परफॉर्मेंस गजब है। Q3 के नंबर्स पे जब मुझे आपसे चर्चा हुई थी तो स्टॉक 20% अपर सर्किट पे लॉक था, हम दोनों रिजल्ट्स पे बात कर रहे थे। इस बार फ्राइडे को जब Q4 के नंबर्स आए तो डबल डिजिट गेन्स स्टॉक ने डिलीवर करके दिए। ये Q1 के नंबर्स में क्या होने वाला है नीरज सर, नवीन सर? आशीष जी, हमारा काम है परफॉर्मेंस डिलीवर करना, आप लोग का काम है। मैं तो मजाक कर रहा था। एक जाते आखिरी सवाल, तो FY26 का परफॉर्मेंस सॉलिड है, सॉरी कुछ कह रहे हो आप? हमने कहा हमारा काम है परफॉर्मेंस ड्राइव करना, हम अपना फोकस उस पर रखेंगे। हमारी परफॉर्मेंस रिवॉर्ड लायक है या पनिशमेंट लायक है, ये आप लोग तय करेंगे ना। मैं हाईलाइट ये कर रहा था, एक विजिबल चेंज है ये। अच्छा, FY26 स्ट्रांग था, 1000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू सरपास करते हुए नजर आए और इस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ में देख रहा था 1 दशक बाद लौटी है। FY2015 में इस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ थी और उसके बाद 10 साल बाद हम इस तरह की ग्रोथ लौटते हुए देख रहे हैं। नवीन सर, किस हद तक सस्टेनेबल है? अब एक्सपेक्ट करूं अपना बेंचमार्क बजाज कंज्यूमर के लिए ऊपर ले आऊं? जी, हम लोग इसी कोशिश के लिए काम कर रहे हैं कि हम एक कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस डिलीवर करें। मैं ये जरूर मानूंगा कि देखिए जो 30% तरह की ग्रोथ है वो ऑब्वियसली एक लो हैंगिंग फ्रूट्स की वजह से आई है और कहीं पे अगर आपकी अंडर परफॉर्मेंस काफी साल से होती है, जो जब मोमेंटम आता है तो मोमेंटम थोड़ा ओवर डिलीवर करता है। बट जो हमने अपने लिए लक्ष्य रखा है वो हम हमेशा चाहते हैं कि हम एक हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंटली डिलीवर करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑब्वियसली जो ये करंट मोमेंटम है, ये रेवेन्यू रन रेट, ये कुछ दिन तक होल्ड करेगा, सॉफ्ट बेस रहेंगे, उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे हम। बट इवन गोइंग फॉरवर्ड हमारा लक्ष्य हमेशा डबल डिजिट ग्रोथ का है और हमको लगता है कि ये पॉसिबल है और हम इसी के लिए काम करते रहेंगे। नवीन सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस बढ़िया क्वार्टर परफॉर्मेंस के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बढ़िया FY26 के लिए। अगली बार मुलाकात होगी तो शायद ऐसी कुछ 4 चांद लगते हुए नतीजों पे हम लोग बातचीत कर रहे होंगे, होपिंग सो। आज की जुड़ने के लिए, आज बातचीत करने के लिए थैंक यू। सौमिल मेहता साहब को लेकर आइए। सौमिल मेरे को मनी मन सुना रहे होंगे, इतनी देर हो गई पहुंचा नहीं उनके पास। कहाँ है सौमिल भाई साहब? एक्सपायरी का दिन है, बढ़िया मूव्स बने हैं। वो 24,500 का सरदर था तो उसके तो कन्विंसिंगली ऊपर बने हुए हैं काफी देर से। क्या समीकरण बैठ रहे हैं निफ्टी के? गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं वही सोच रहा था कि आपने मेरे को बुलाया नहीं, बहुत टाइम हो गया। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। निफ्टी में अभी भी व्यू पॉजिटिव रहेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी वीकनेस है। हावेवर आई डू अंडरस्टैंड कि यहाँ से एक पूरी रैली जो शुरू हुई है फ्रॉम 22,200 के आसपास से जो रैली पूरी शुरू हुई है उसका 61% रिट्रेसमेंट अगर देखें, पूरी की पूरी जो फॉल का रिट्रेसमेंट अगर हम 61% देखें तो दैट इज 24,750 और यही मेरे टारगेट्स रहे हैं। 50% रिट्रेसमेंट जो था वो 24,250 पे था और 61% रिट्रेसमेंट जो है, गोल्डन रेशियो जो कहते हैं हम, दैट इज 24,750। अब यहाँ पर ही 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 24,800 पे है। तो सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 24,750 24,800 के आसपास बैठते हैं। तो मेरे ये टारगेट्स हैं इस समय इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक। लेकिन
अगर 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो मुझे लगता है कि द नेक्स्ट डायरेक्ट टारगेट वुड बी 25,420, विच इज द 78% रिट्रेसमेंट। ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म। हम 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, और जो एरिया से हमने बाउंस बैक किया है 22,200 से, वहां पर एक ट्रेंड लाइन भी है। बहुत कुछ समय से ये ट्रेंड लाइन है। वीकली चार्ट्स, अगर मंथली चार्ट्स आप देखें तो वहां पर एक ट्रेंड लाइन भी है, जहां से एग्जैक्टली वहीं से ही सपोर्ट मार्केट ने लिया है और वहीं से बाउंस बैक दिया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और बहुत सारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारे ही स्टॉक्स ऑलरेडी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिए हैं। प्लस जो फार्मा स्टॉक्स है या पावर स्टॉक्स है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट्स आर डूइंग रियली वेल, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ ही रुक करेंगे। थोड़ा बहुत पॉज डेफिनेटली आ सकता है, और पॉज शायद नीचे में जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो 24,000 के आसपास के हैं या 23,750 के हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ इस समय, बिकॉज मेरा व्यू पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि जब भी पॉज आएगा या थोड़ा बहुत डिक्लाइन आएगा, हम क्वालिटी स्टॉक्स जैसे पावर है, फार्मा है, डिफेंस है, वहां पर और ज्यादा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। थीम्स, निफ्टी पे व्यू ब्यूटीफुली समझा दिया है। सौमिल, एक स्टॉक जिस पे दाव लगाओगे इस समय आप? इस समय मुझे लगता है कि आई वुड गो विथ आईटी स्टॉक्स, क्योंकि डिफेंस मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था और फार्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ऑलरेडी चल चुके हैं, तो एक पॉज आ सकता है। लेकिन आईटी स्टॉक्स में अभी तक वो मोमेंटम नहीं आया है, या पूरे का पूरा मूव अभी तक पूरा नहीं हुआ है। खास करके टीसीएस में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रीवियस वीक का हाई ऊपर की तरफ निकला है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत ही बढ़िया मूव आ सकता है। ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 2750 के, पहले टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 2825, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 2540। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बढ़िया ये स्टॉक कर सकता है। 2540 के एसएल के साथ टीसीएस, ब्यूटीफुली निफ्टी भी एक्सप्लेन कर दिया सौमिल ने कैसे आपको तैयारी करनी है आगे के लिए। सौमिल, थैंक यू। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। निफ्टी स्क्रीन्स पर बढ़िया 250 पॉइंट का मूव दिन के हाईस पे ट्रेड हो रहा है। कमाई का अड्डा में बाकी का पूरा एक्शन देखिए। बाय बाय, नमस्कार।